नमस्ते। आज हम CGST एक्ट 2017 के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन पर बात करने वाले हैं, सेक्शन 9। हाँ, सेक्शन 9 जो लेवी और कलेक्शन की बात करता है। ये सेक्शन असल में टैक्स लगने की पूरी कहानी बताता है ना? खास तौर पर लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो इसे रटना नहीं समझना चाहते हैं। बिल्कुल। सेक्शन 9 वो कानूनी बुनियाद है जिसपे CGST मतलब सेंट्रल GST लगता है। ये तय करता है कि टैक्स कब लगेगा, किस चीज पर लगेगा, कितना लगेगा और सबसे जरूरी कौन भरेगा, सप्लायर या रेसिपिएंट। अच्छा, इसी को चार्जेबिलिटी कहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, चार्ज करने का अधिकार। तो फिर शुरू करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक मतलब से। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 9(1) कहता है कि CGST लगेगा सभी इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। इंटरस्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर होने वाली सप्लाई। हाँ, सही। चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की या फिर दोनों की। बस एक चीज बाहर है, इंसानों के पीने वाली अल्कोहलिक लिकर, उस पर GST नहीं, स्टेट एक्साइज लगता है। ओके। और टैक्स किस चीज पर लगेगा, मतलब अमाउंट कैसे तय होगा? टैक्स लगेगा सप्लाई की वैल्यू पर। और ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सेक्शन 15 में बताया गया है। अच्छा, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू या रूल्स के हिसाब से। और रेट? रेट सरकार नोटिफाई करेगी काउंसिल की सिफारिश पर हाँ, एक मैक्सिमम लिमिट है, 20% से ज्यादा CGST नहीं हो सकता। ठीक है। और ये टैक्स कलेक्ट कैसे होगा और भरेगा कौन? कलेक्ट होगा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, मतलब जो रूल्स में तरीका बताया है, और इसे भरेगा टैक्सेबल पर्सन, आमतौर पर सप्लायर। तो यही है नॉर्मल तरीका जिससे फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। सप्लायर चार्ज करेगा, कलेक्ट करेगा और जमा करेगा। बिल्कुल, ये है सीधा सीधा तरीका। ठीक है। अब सबसेक्शन 2 पर आते हैं। इसमें कुछ चीजें बाहर रखी गई हैं। हाँ, सबसेक्शन 2 कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करता है, जैसे कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और हवाई जहाज का तेल, ATF। एक्ट कहता है कि इन पर GST उस तारीख से लगेगा जो सरकार काउंसिल की सिफारिश पर नोटिफाई करेगी। मतलब अभी इन पर GST नहीं लग रहा है? नहीं, अभी नहीं, वो तारीख अभी नोटिफाई नहीं हुई है। समझ गया। अब आते हैं उस पार्ट पर जो अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। सबसेक्शन 3 और रिवर्स चार्ज, ये क्या चीज है? हाँ, ये जरूरी है। सबसेक्शन 3 सरकार को पावर देता है। पावर किस चीज की? पावर कि वो काउंसिल की सिफारिश पर कुछ खास तरह की गुड्स या सर्विसेज को नोटिफाई कर सके, जिन पर टैक्स देने की जिम्मेदारी सप्लायर की नहीं होगी, बल्कि रेसिपिएंट की होगी। मतलब जो माल या सर्विस ले रहा है वो टैक्स देगा। अरे वाह, मतलब टैक्स की लायबिलिटी पलट गई, रेसिपिएंट भरेगा। हाँ, एक्ट खुद कहता है टैक्स शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट। और फिर उस रेसिपिएंट पर एक्ट के सारे प्रोविजन ऐसे लगेंगे जैसे वही टैक्स भरने के लिए लायबल हो। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? जरूर। जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA की सर्विस है, अगर वो किसी फैक्ट्री या कंपनी को दी जाती है जो रजिस्टर्ड है, तो टैक्स वो कंपनी भरेगी, GTA नहीं। या फिर जैसे किसी वकील ने किसी बड़ी कंपनी को लीगल सर्विस दी, तो वो कंपनी वकील की फीस पर GST खुद सरकार को जमा करेगी। ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी RCM। ये RCM क्यों लाया गया? कई बार ये उन सेक्टर्स में कंप्लायंस बेहतर करने के लिए होता है जहां बहुत सारे छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं जिनसे टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, तो बर्डन रेसिपिएंट पर डाल दिया जाता है। ठीक है। और सबसेक्शन 4, वो भी तो RCM जैसा कुछ था। हाँ, सबसेक्शन 4 भी RCM की बात करता था, लेकिन स्पेसिफिक सिचुएशन में जब एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल या सर्विस लेता है। पर ध्यान रहे, इसकी एप्लीकेबिलिटी अब बहुत ही लिमिटेड कर दी गई है या टाल दी गई है ज्यादातर केसेस में। तो ऐसा नहीं है कि हर अनरजिस्टर्ड खरीद पर RCM लग जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना होगा। अब सबसेक्शन 5, ये ई-कॉमर्स वाला मामला लगता है। सर्विसेज की बात करता है, जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, सोचिए ओला, उबर, या होटल घर में ठहरने की सर्विस जैसे Airbnb, ओयो, या हाउसकीपिंग सर्विस। अगर ये सर्विसेज किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर EO के प्लेटफॉर्म के जरिए दी जा रही हैं, मतलब ऐप या वेबसाइट के थ्रू। हाँ, तो उन सर्विसेज पर GST भरने की जिम्मेदारी उस ECO की होगी। एक्ट कहता है कि टैक्स ECO भरेगा, as if he is the supplier liable for paying the tax। चाहे असल सप्लायर कोई और हो। हाँ, चाहे असल सर्विस प्रोवाइडर कोई ड्राइवर या होटल वाला हो, टैक्स प्लेटफॉर्म यानी ECO भरेगा। और अगर ECO इंडिया में नहीं है,
तो उसका कोई एजेंट या प्रतिनिधि भरेगा। तो कुल मिलाकर सेक्शन 9 सिर्फ ये नहीं बताता कि टैक्स लगेगा, बल्कि ये भी साफ करता है कि टैक्स भरेगा कौन, सप्लायर, रेसिपिएंट या फिर ई-कॉमर्स ऑपरेटर। बिल्कुल। तो इस सेक्शन का असली मकसद क्या है? क्यों है ये इतना जरूरी? देखिए, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये हम जानते हैं, पर टैक्स लगाने और वसूलने का कानूनी अधिकार और तरीका तो चाहिए ना। सेक्शन 9 ही वो चार्जिंग सेक्शन है सीजीएसटी के लिए। ये बताता है कि टैक्स लगाने का ट्रिगर पॉइंट सप्लाई है, जैसा सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है, और ये भी बताता है कि किस सप्लाई पर टैक्स कैसे लगेगा, सीधे तरीके से, फॉरवर्ड चार्ज, या उल्टे तरीके से, रिवर्स चार्ज। ये पूरे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी है। चलिए इसे उदाहरणों से और पक्का करते हैं। एक आम दुकानदार का केस लीजिए। ठीक है, मान लीजिए दिल्ली में एक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर है। वो दिल्ली के ही एक कस्टमर को टीवी बेचता है। ये इंट्रास्टेट सप्लाई हो गई। हाँ, तो डीलर बिल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा, कस्टमर से पैसे लेगा टैक्स समेत, और फिर वो टैक्स सरकार को जमा कर देगा। ये हुआ सेक्शन 9(1) का क्लासिक फॉरवर्ड चार्ज। सिंपल। अब आरसीएम का एक और उदाहरण। मान लीजिए मुंबई की एक रजिस्टर्ड कंपनी है। वो मुंबई के ही एक वकील से कोई लीगल सलाह लेती है। ठीक है। अब लीगल सर्विस अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दी जाए तो वो आरसीएम के तहत नोटिफाइड है। अच्छा। तो वो कंपनी वकील साहब को उनकी फीस तो देगी, लेकिन उस फीस पर लगने वाला जीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कंपनी खुद सरकार को जमा करेगी आरसीएम के तहत। ये सेक्शन 9(3) का केस है। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज, जो छोटे व्यापारी कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं सेक्शन 10 में, उनका सेक्शन 9 से क्या कनेक्शन है? बढ़िया सवाल। देखिए, जो छोटे टैक्स पे सेक्शन 10 में कॉम्पोजिशन स्कीम चुनते हैं, वो सेक्शन 9(1) वाले नॉर्मल रेट से टैक्स नहीं भरते। वो अपने टर्नओवर पर एक फिक्स्ड, बहुत कम रेट से टैक्स देते हैं, जैसा सेक्शन 10 में बताया गया है। तो उन पर सेक्शन 9(1) लागू नहीं होता? टैक्स रेट और कलेक्शन के मामले में सेक्शन 9(1) उन पर लागू नहीं होता, लेकिन टैक्स लगने का जो बेस है यानी सप्लाई, वो तो वही रहता है। सेक्शन 10 एक तरह से सेक्शन 9(1) का एक आसान विकल्प है छोटे बिजनेसेस के लिए। वाइवा में आरसीएम पे बहुत सवाल पूछते हैं लोग, कहाँ कंफ्यूज होते हैं इसमें? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि आरसीएम कब लगेगा। बस ये याद रखना है कि आरसीएम सिर्फ नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज पर ही लगता है, या तो सेक्शन 9(3) के तहत या सेक्शन 9(5) में इको वाली सर्विसेज पर। मतलब हर उल्टी सप्लाई आरसीएम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खासकर सेक्शन 9(4) वाली बात, अनरजिस्टर्ड से खरीद, अब बहुत लिमिटेड है। नोटिफाइड कैटेगरी का मतलब है कि सरकार बाकायदा लिस्ट जारी करती है नोटिफिकेशन से। जैसे आरसीएम सर्विसेज के लिए एक मशहूर नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। ये लिस्ट बदल भी सकती है, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन चेक करना पड़ता है। और ये नोटिफाई करने की पावर सरकार को इन्हीं सबसेक्शंस 3, 4, 5 से मिलती है? हाँ, बिल्कुल। ये सबसेक्शन सरकार को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि टैक्स कलेक्शन का बोझ जरूरत के हिसाब से सप्लायर से हटाकर रेसिपिएंट या इको पर डाल सकें। इससे टैक्स सिस्टम को मैनेज करना आसान होता है। इसे याद रखने का कोई छोटा आसान तरीका, कोई मेमोरी हैक? कह सकते हैं। सेक्शन 9 बताता है जीएसटी कौन भरेगा और कैसे, सीधा फॉरवर्ड या उल्टा रिवर्स। बढ़िया है। वायवा में और क्या पूछा जा सकता है? कोई खास टिप? पूछ सकते हैं रिवर्स